अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम फर्दर ड्यू वालेकुम। किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और बाकी सब जो है ना हमें ज्वाइन करते जाएंगे। अब लास्ट वीक में हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में देखा था कि जावास्क्रिप्ट को हम किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं अपने HTML के अंदर, अपने वेब पेजेस के अंदर। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा था कि फॉर्म की वैलिडेशन किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीक में हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था सिंपली, और उस फॉर्म को हम टेस्ट करते रहे थे यूजिंग आवर जावास्क्रिप्ट। ये चेक करते रहे कि वो उसकी फील्ड्स जो है वो एम्प्टी तो नहीं है कहीं। ठीक है, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको उसके हवाले से बताना है। लास्ट वीक में हमारा जो वैलिडेशन थी एक्चुअली वो सही से परफॉर्म नहीं हो रही थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट करना है। और फिर हम जो है मूव करेंगे हमारी आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि jQuery है। ठीक है, लास्ट वीक में मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, लास्ट वीक में हमने ये काम किया था कि हमने एक सिंपल सा फॉर्म डिज़ाइन किया था, और उस फॉर्म को हमने नाम दिया था ADP फॉर्म। ठीक है, और उसमें हमने दो इनपुट फील्ड्स जो हैं उनकी टाइप टेक्स्ट जो है वो चूज़ की थी, और वो डिफाइन किए थे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के तौर पे। ठीक है, और फिर हमने एक सबमिट का बटन बनाया था, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा था बटन। ठीक है, तो अगर आप ब्राउज़र एंड पे देखेंगे, अगर आप ब्राउज़र एंड पे देखेंगे इसको रिफ्रेश करके, तो हमारे पास ये चीज़ विजिबल होती थी कि फॉर्म है, उसका सबमिट बटन है, और साथ में ये इमेज और ये स्लाइड। ये इमेज और स्लाइड जो है वो बटन से नीचे हमने यूज़ किए थे, और जब हम सबमिट बटन प्रेस करते थे तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता था जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन के हवाले से, जो कि हमने बटन के अंदर इस्तेमाल किया था। कि बटन के अंदर हमने बटन के ऑन क्लिक प्रॉपर्टी के अंदर मेथड कॉल कर लिया था हमारा, स्पेसिफिकली जो जावास्क्रिप्ट का हमने डिफाइन किया था। ठीक है, वापस कोड पार्ट में आते हैं। ये जो लास्ट दो लाइंस हैं ये बेसिकली वो इमेज और साथ में उसका स्लाइड बटन है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि बताना जिसके बारे में मकसद है वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड यूज किया था, और यहाँ पे उस वैलिडेट के मेथड को जो कि हमने डिफाइन किया था उसको कॉल कर लिया था। ठीक है, इस तरह से हम वैलिडेट कर रहे थे। दोबारा से इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नेम यू फॉरगॉट टू राइट समथिंग, तो इस तरह से हम वैलिडेट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो फॉर्म को वैलिडेट किया जाता है वो इन द सेंस इस तरह से किया जाता है कि आप फॉर्म के ऑन सबमिट पे, हमने लास्ट वीक देखा था कि किसी लॉजिकल एरर की वजह से ये काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑन सबमिट का बटन, और उसके साथ में प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, सॉरी, और इसके अंदर वैलिडेट का फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है,
लेकिन ये तब एक्टिव होता है जब आप बटन की टाइप को सबमिट रखते हैं, ठीक है। सबमिट रखते हैं, आपने टाइप को सबमिट किया तो आप देखें कि आपके ब्राउजर एंड पे चेंज कोई नहीं आएगी, लेकिन आपका जो फॉर्म है उसकी टाइप सबमिट होने से क्या होगा कि ये फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। हम क्या कर रहे थे कि इसकी टाइप को बटन रखे हुए थे, जो कि नॉर्मली बटन्स को हम यूज करते हैं, विदाउट फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं बटन्स को, तो इसलिए हमने उसकी टाइप बटन की हुई थी, ठीक है। तो जो कि हमारा लॉजिकल एरर था, और यहाँ पे हम इसके ऑन क्लिक को ख़त्म कर देंगे। अब क्या होगा कि सबमिट बटन के ऊपर जब प्रेस होगा तब ये फॉर्म सबमिट होगा किसको, xyz.html को, ठीक है। और उससे पहले ये वैलिडेट करेगा और रिटर्न उसकी चेक करेगा फॉल्स तो नहीं है। अगर फॉल्स है तो क्या करेगा, इस फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। अगर ट्रू है, लेट्स सपोज फॉल्स नहीं आता है, तो तब इसको सबमिट कर देगा। अब इसको दोबारा से चेक करते हैं हमारे ब्राउजर पे, रिफ्रेश करते हैं और सबमिट प्रेस करें, ठीक है। अभी क्या है कि हम ऑन क्लिक मेथड नहीं यूज कर रहे, हम कर रहे हैं फॉर्म की वैलिडिटी को ऑन सबमिट के ऊपर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे, तो आप ये देखें कि फॉर्म सबमिट होगा टू xyz.com HTML, और साथ में ये दो प्रॉपर्टीज भी जो है, जो कि आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के नाम से दो वेरिएबल्स यूज किए थे फॉर दोज दीज टू फील्ड्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और उसके अंदर वो वैल्यूज भी पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि आपने जो सबमिट बटन है उसकी टाइप को कब सबमिट रखना है और कब बटन रखना है, ठीक है। तो आउट ऑफ फॉर्म, लाइक आप फॉर्म नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप कहीं भी बटन बनाना चाहते हैं तो आप बटन टाइप यूज कर सकते हैं। और जब आप फॉर्म को डिस्कस करते हैं या फॉर्म को बनाते हैं कहीं भी, या यहाँ पे आप ईमेल सब्सक्राइब करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, यूजर सब्सक्राइब करे, अपना ईमेल एड्रेस दे, तो तब आपको फॉर्म सबमिट करवाना होगा। तो उसके लिए फिर आप जो है उसकी टाइप को सबमिट रखेंगे, तभी आप इस तरह की वैलिडेशंस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये पिछले लेक्चर के रिगार्डिंग था, तो ये हमारे लास्ट वीक में इशू आ रहा था, तो बताने का मकसद ये था कि क्लियर हो जाए सबके लिए, ठीक है। हमने फॉर्म के ऑन सबमिट एट्रीब्यूट को विद रिटर्न वैलिडेट चेक कर लेना है, जो कि हमारा फंक्शन ये डिफाइंड है, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट में डिफाइन किया था, ठीक है। अच्छा जी, आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है जेक्वेरी के बारे में। थोड़ा सा हम जेक्वेरी को डिस्कस करते हैं पहले, और फिर जो है हम कोडिंग पार्ट पे आते हैं। होपफुली सबके साथ जो है वो स्लाइड शेयर हो रही हैं। आज हम जेक्वेरी को एक्सप्लोर करेंगे कि जेक्वेरी क्या चीज़ है और किस तरह से ये डिफाइन की जाती है, सिंटैक्स क्या है, ठीक है। व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो बिफोर। जेक्वेरी को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें HTML का पता होना चाहिए, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। CSS का पता होना चाहिए, वो भी हम लोग देख चुके हैं। CSS जिसको हम स्टाइलिंग देते हैं, हमारी HTML को, HTML के कंपोनेंट्स को स्टाइल करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। और जावास्क्रिप्ट को हम लास्ट वीक में थोड़ा सा इसका सिंटैक्स भी देख चुके हैं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को, ठीक है, और किस तरह से मेथड कॉल करते हैं। और इन तीनों चीज़ों के बाद हम jQuery की तरफ, इन सभी तीनों का नॉलेज है हमें, तो हम jQuery को इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। jQuery है क्या? jQuery एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। तो जिसको जावा स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, तो वो jQuery को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। jQuery ग्रेटली सिंप्लीफाइज जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करती है जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग को, और क्या है, इजी टू लर्न है।
The purpose of jQuery is to make it much easier to use JavaScript on your website. तो JavaScript का इस्तेमाल को आसान करती है jQuery वेबसाइट के ऊपर. jQuery takes a lot of common tasks that requires many lines of JavaScript code to accomplish and wraps them into method that you can call with a single line of code. ठीक है, तो जो मल्टीपल लाइंस का कोड हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं उसको ये कंप्रेस कर देती है, छोटा कर देती है, और हम इजीली उन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं सिंपली उनका नाम लिख के, जो कि सिंगल लाइन में या एक वर्ड की फॉर्म में भी होता है. ठीक है, jQuery also simplifies a lot of complicated things from JavaScript like AJAX calls and DOM. DOM होता है document object model manipulation. तो AJAX और DOM के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे आज के क्या हैं ये दोनों चीज़ें. ये इनकी जितनी भी कॉल्स हैं उसको थोड़ा सा, ये सारी कॉम्प्लिकेटेड कॉल्स होती हैं उसको सिंप्लीफाई करती है. ठीक है, The JavaScript library contains following features: HTML, DOM manipulation, CSS manipulation. Manipulation से मुराद है कि इनके साथ जो है different methods कह लें, different actions कह लें जो कि perform कर सकते हैं आप HTML components के साथ, CSS के components के साथ, जैसे classes और IDs को pick करके आप जो है ना कर सकते हैं, और साथ में उनकी properties को जो है वो change कर सकते हैं jQuery के अंदर. HTML event methods effects और animations create कर सकते हैं, AJAX calls कर सकते हैं, और further utilities हैं. Many of the biggest companies on the web use jQuery such as Google, Microsoft, IBM and Netflix. ये companies हैं कुछ, हालांकि बहुत ज़्यादा companies जो हैं वो use कर रही हैं. ये कुछ जो सब जानते हैं, ये companies jQuery का इस्तेमाल कर रही हैं अपनी websites के ऊपर. How to include jQuery on your web pages? There are several ways to start using jQuery on your website. आप jQuery का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट तरीकों के साथ, लेकिन मेनली दो ही तरीके हैं कि आप या तो jQuery की लाइब्रेरी को डाउनलोड कर रहे हैं फ्रॉम jQuery.com, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी CDN जो है वो उसका लिंक कॉपी कर लें और उसको इंक्लूड कर लें अपनी लोकल फाइल के अंदर. ठीक है, या आपकी वेबसाइट के अंदर. ठीक है, दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, jQuery को इंक्लूड कर सकते हैं हमारी वेब पेज के अंदर, वो चाहे लोकल हो या हमारी वेबसाइट के ऊपर हो जो कि ऑन एयर है. वो या तो हम डाउनलोड कर लें jQuery.com से उसकी लाइब्रेरी, और दूसरा तरीका ये कि उसकी CDN गूगल के ऊपर पड़ी है तो वहाँ से हम उसका लिंक कॉपी करके तो उसको इंक्लूड कर लें हमारी वेब पेज की वेबसाइट के अंदर. ठीक है, डाउनलोड, देयर आर टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ jQuery अवेलेबल फॉर डाउनलोड. डाउनलोडिंग के लिए भी दो वर्जन्स जो है ना वो अवेलेबल होते हैं. एक प्रोडक्शन वर्जन होता है, एक डेवलपमेंट वर्जन होता है. प्रोडक्शन वर्जन क्या होता है जी कि उसके उसको मिनिफाइड किया होता है, उसको कंप्रेस किया होता है वेबसाइट्स के लिए. ठीक है, यानी कि एक वो स्टेबल वर्जन होता है जिसको क्या किया होता है उन्होंने मिनिफाइड किया होता है और कंप्रेस किया होता है ताकि लेस केबीज इन मामला से डील किया जाए. ठीक है, और डेवलपमेंट वर्जन क्या होता है कि दिस इज फॉर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट. ये अनकम्प्रेस्ड होता है और रीडेबल कोड होता है, आप आसानी से इसको रीड कर सकते हैं. जो मिनिफाइड होता है उसको आसानी से आप रीड नहीं कर सकते, हालांकि रीड उसको भी किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको प्रॉपर जो है ना वो क्या कहते हैं इंटेंशन नज़र नहीं आएगी, इंटेंट किया हुआ टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा. आपको एक सीरीज ऑफ कोड नज़र आएगा जो कि विदाउट एनी स्पेस जो है ना वो चला जा रहा होगा और शुरू से लेके आखिर तक वो ऐसे लिखा होगा. तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं लेकिन इजीली रीड नहीं कर सकते. ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट वर्जन है वो प्रॉपरली उन्होंने इंटेंट किया होता है, प्रॉपरली उसकी जो है वो स्पेसिस दी होती हैं एंटर, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट होता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा होता है. जैसा कि हम एक HTML कोड लिखते हैं सिंपली जो कि रीडेबल होता है, तो दोनों वर्जन जो है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम jQuery.com. तो डाउनलोड जो आप फाइल करते हैं वो इस नाम से होती है बेसिकली jQuery, उसका साथ में वर्जन लिखा होता है. ठीक है, और ये मिन का मतलब होता है कि वो मिनीफाइड है, कंप्रेस्ड है, .js. जावास्क्रिप्ट की फाइल ही होती है, जारी बात है, क्योंकि ये jQuery जावास्क्रिप्ट की
एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो उसका आप सोर्स डिफाइन कर देते हैं लोकल पे ही कि आपकी इंडेक्स एचटीएमएल पड़ी है जो कि मेन फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो आप सब फोल्डर क्रिएट कर लें स्क्रिप्ट का या इंक्लूड के नाम से, उसके अंदर इस तरह की सारी लाइब्रेरीज, उसमें जेक्वेरी भी हो सकती है या आपकी अपनी मेथड्स जिसके में आपने डिफाइन किए हैं वो फाइल हो सकती है, वो आप इस तरह से इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, हेड पार्ट के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है। और सीडीएन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जो कि आप गूगल से में भी पिक करें, तो एजेक्स डॉट ये एक पूरा आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को सिंपली उसी तरह जिस तरह से आप स्क्रिप्ट लोकली के लिए डिफाइन कर रहे हैं, सोर्स बता रहे हैं, इसी तरह आप सोर्स डिफाइन कर देंगे फॉर सीडीएन भी, उसका पूरा एक लिंक है, और इस लिंक से जो है ऑटोमेटिकली जेक्वेरी की लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है, आप इंक्लूड कर लेंगे। सिंटैक्स किस तरह से लिख सकते हैं jQuery का? द jQuery syntax is tailored made for selecting HTML elements and performing some action on the elements, ठीक है। पहले आप सेलेक्ट करते हो किसी भी HTML एलिमेंट को और फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बेसिक सिंटैक्स को देखा जाए तो एक सिलेक्टर होता है, ठीक है, डॉलर साइन। हमने jQuery को थोड़ा सा एक दो मेथड्स पिछले वीक्स में हमने थोड़े से स्टडी किए थे, और हमने इस तरह से किया था कि हमने सीडीएन jQuery जो है इंक्लूड की थी, और एक बॉक्स था उसको स्लाइड भी किया था और उसके साइज को भी इंक्रीज किया था, ठीक है। तो उसका एक सिलेक्टर होता है जिसको डॉलर साइन, और साथ में सिलेक्टर से मुराद आप कोई भी डिव उसको चूज कर सकते हैं, कोई क्लास उसको पिक कर सकते हैं, कोई HTML एलिमेंट उसको पिक कर सकते हैं, और साथ में वो एक्शन जो परफॉर्म करना है आपने इस सिलेक्टर के ऊपर, ठीक है। अ डॉलर साइन इज डिफाइन एक्सेस jQuery, ठीक है, ये डिफाइन करता है jQuery को डॉलर साइन, और सिलेक्टर बताता है कि किस एलिमेंट के ऊपर आपने एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। और क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो यहाँ पे आप लिखते हैं, द jQuery एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द एलिमेंट, ठीक है। ये jQuery को डिफाइन करता है, और इसके ऊपर डिफाइन करनी है, और इसको यूज करते हुए jQuery को क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। डॉट एक्शन, एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। डॉलर साइन दिस डॉट हाइड, तो क्या करेगा कि जिस कंपोनेंट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसको हाइड करेगा, ठीक है। करंट एलिमेंट जो भी जिसको सेलेक्ट किया हुआ है उसको हाइड करेगा। दिस की इसकी एग्जांपल देखेंगे हम, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि दिस का क्या मतलब होता है। यहाँ पे पी टैग है, पी टैग को हाइड करेगा, और सिर्फ एक पी टैग को नहीं करेगा, जितने भी पी टैग्स होंगे यहाँ पे, क्योंकि सिंपल पी लिखा हुआ है, अगर पी के साथ उसकी क्लास या आईडी लिखी हो तो साथ में उस क्लास को स्पेसिफिकली हाइड कर देगा, या उस आईडी को हाइड कर देगा, ठीक है। तो इट विल हाइड एलिमेंट्स विद आईडी इक्वल्स टेस्ट। तो ऐसा नहीं है कोई एक टेस्ट को हाइड करेगा, अगर आपने मल्टीपल टेस्ट आईडीज डिफाइन की हैं या मल्टीपल टेस्ट के नाम से क्लासेस डिफाइन की हैं, तो वो मल्टीपल आईडीज को या क्लासेस को जहां जहां भी आपने डिफाइन किया उसको क्या कर देगा, ये एक्शन परफॉर्म कर देगा जो भी आपने लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा, डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट क्या करते हैं हम कि ऑल jQuery मेथड्स आर इनसाइड अ डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट। हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट रेडी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब तक आपका पेज पूरा लोड नहीं हो जाता, कोई भी आप पेज ब्राउज कर रहे हैं, आपका अपना पेज है वो बना रहे हैं, चाहे उसमें इमेजेस हैं या कुछ भी हैं, जब तक कि वो डॉक्यूमेंट लोड नहीं होता, रेडी नहीं होता, तब तक ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट एक क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम jQuery का मेथड को लिखते हैं, ठीक है। This is to prevent any jQuery code from running before the document is finished loading. इसका मतलब ये है कि हम प्रिवेंट करते हैं jQuery तब तक रन ना करे, तब तक चले ना, एक्शन परफॉर्म ना करे जब तक कि हमारा डॉक्यूमेंट पूरी लोडिंग नहीं कर देता। अदरवाइज आपको आधे कंपोनेंट्स नजर आ रहे होंगे, और jQuery हो सकता है कि उन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर जो है ना रन कर रही हो और आपको नजर ही नहीं आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो फर्स्ट इट विल वेट द पेज टू लोड कम्प्लीटली, और उसके बाद जो है ना jQuery उसके ऊपर परफॉर्म होगी एज पर
आपकी डेफिनेशन के आपने किस तरह से उसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं jQuery के सिलेक्टर के हवाले से कि किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप सबको नजर आए, ठीक है। तो इसमें सिलेक्टर क्या है, ऑल एलिमेंट्स। इसमें सिलेक्टर क्या है, जो करंट HTML आपने यहाँ पे डिफाइन किया होगा अपने मेथड के अंदर, ठीक है। पी डॉट इंट्रो, पी मतलब HTML का टैग, और डॉट इंट्रो मतलब पी टैग के साथ जितनी भी क्लासेस डिफाइन है इंट्रो के नाम से वो होंगी, ठीक है। सिलेक्ट ऑल पी एलिमेंट्स विद क्लास इंट्रो। और इसी तरह पी टैग, लेकिन पहला पी टैग, ठीक है। कहीं भी आपके पास HTML पेज के अंदर जो पहला पी टैग आएगा उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह UILI, हमारी जो लिस्ट है उसका पहला एलिमेंट, उसके ली का पहला एलिमेंट, ठीक है, जो हमने लिस्ट पढ़ी थी HTML के अंदर, उसका पहला एलिमेंट। इसी तरह ली का फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट द फर्स्ट ली एलिमेंट ऑफ एवरी यूएल, जहां जहां पे भी यूएल आपने डिफाइन किया है उसका पहला चाइल्ड जो है ना उसको कंसीडर करेगा। href सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स विद एन एट्रीब्यूट href, ठीक है। आप इनको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह ए टैग, जहाँ पे ये चीज़ डिफाइन है कि टारगेट आपका न्यू पेज के ऊपर ओपन हो, उसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर selects all buttons element and input elements of type, जिनकी टाइप बटन है वो सारे इनपुट एलिमेंट्स ये उनको सिलेक्ट कर रहा है। और इसी तरह TR, और ये टेबल्स के लिए यूज होते हैं TR। तो इवन टेबल्स के लिए आप क्या कर रहे हैं और टेबल्स के लिए आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे सिलेक्टर्स हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं। इससे भी ज़्यादा सिलेक्टर्स हो सकते हैं, आपका अपना कस्टमाइज सिलेक्टर भी हो सकता है कि आप किस तरह से उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं और किस तरह से उसको पिक करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी कुछ एग्जांपल्स थी जिनको हमने देखा अभी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, इवेंट्स क्या होते हैं? एन इवेंट रिप्रेजेंट्स द प्रिसाइज मोमेंट व्हेन समथिंग हैपेंस। जब कुछ होता है तो उसको हम इवेंट डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप क्लिक कर रहे हैं तो क्लिकिंग ऑफ अ माउस, ये एक इवेंट है। आप स्क्रॉल कर रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। आप कीबोर्ड के साथ कुछ टाइप कर रहे हैं तो हर एक बटन के ऊपर आप एक इवेंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और इवन एक बटन को प्रेस करते हुए मल्टीपल इवेंट्स जो ना जनरेट होते हैं, जैसे कि बटन की प्रेस हो रहा है और बटन की रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो दो इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं। तो इन सारी हैपनिंग को कहते हैं कि ये इवेंट्स है, ठीक है। मूविंग अ माउस, माउस को हिलाना भी एक इवेंट है, ठीक है। वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो ये इवेंट की वजह से, इवेंट एक क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से ये पोजीशन चेंज कर रहा है। सिलेक्टिंग अ रेडियो बटन एंड क्लिकिंग ऑन एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना, ये सारे इवेंट्स की एग्जांपल्स हैं। फर्दर कुछ कॉमन एग्जांपल्स वो क्या हो सकती हैं जी? माउस के केस में क्लिक, डबल क्लिक, माउस एंटर और माउस लीव, यानी कि माउस इस टेबल के ऊपर आया, माउस एंटर और माउस ने लीव किया, ठीक है। तो माउस एंटर एंड माउस लीव। कीबोर्ड के ऊपर क्या हो सकती हैं? की प्रेस है, की डाउन है और की अप है। फॉर्म के ऊपर इवेंट्स क्या हो सकते हैं? सबमिट कर रहे हैं आप फॉर्म को, फॉर्म के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं किसी भी एक फॉर्म के एलिमेंट को, और ब्लर। और डॉक्यूमेंट विंडो इवेंट क्या हो सकते हैं? कि आपका डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है या आप रिसाइज कर रहे हैं उसको, या आप स्क्रॉल कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स, बेसिकली सारे इवेंट्स हैं जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी jQuery को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि ये इवेंट जब अकर करे तो ये कोड रन हो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि सिलेक्ट करते हैं पी, अगर पी टैग के ऊपर क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो जिसके अंदर आप jQuery का कोड यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या है कि
ये सिलेक्टर पी टैग डॉट क्लिक के पी टैग जितने भी हैं उनके ऊपर अगर क्लिक होता है तो ये जेक्वेरी का कोड क्लिक हो, ठीक है, रन हो। अच्छा, जेक्वेरी के अंदर एजेक्स का एक पार्ट होता है। एजेक्स इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा विद अ सर्वर एंड अपडेटिंग पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। एजेक्स बेसिकली आपने भी बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा, जैसे फेसबुक की ही एग्जांपल दूं आप सब, क्योंकि उसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, सब यूज करते हैं उसको, कि आप पेज को स्क्रॉल करते जाते हैं लेकिन पेज खत्म नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा कभी आपने लोगों ने देखा है कि पेज क्या ऑलरेडी लोड हो चुका होता है सारा, जितना भी आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जितना आप नीचे जाते जाते हैं, ठीक है, जितना आप अपने पेज के डाउन साइड मूव करते जाते हैं, नया पेज नए कंटेंट के साथ वो लोड होता जाता है। आपने ये आज ऑब्जर्व करना है अगर किसी ने पहले नहीं किया तो, ठीक है। तो वो क्या यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली एजेक्स को यूज कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एक सर्टेन लेवल ऑफ डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, और कीप ऑन लोडिंग कर रहा है। जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं एक सर्टन लेवल जब आप अचीव कर लेते हैं, मे बी 80% ऑफ द पेज आप स्क्रॉल कर लेते हैं, तो वो नया कंटेंट ले आता है जो कि आपके पेज को एक्सटेंड कर देता है। फिर आप 80% ऑफ द पेज करते हैं तो फिर नया कंटेंट ले आता है। तो ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है डाटा विद द सर्वर, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे एजेक्स कॉल्स हैं जो कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल को मिला के हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, एजेक्स इज अबाउट लोडिंग पेज या लोडिंग डाटा in the background and display it on the web page without reloading the whole page, ठीक है, कि पूरे पेज को रीलोड किए बगैर वो बैकग्राउंड में ही उसको लोड करता जाता है। जब आप 80% पे आते हैं आपको फील ही नहीं होता, वो बैकग्राउंड पे उसको लोड करता है और आपको डिस्प्ले कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप जो है वो पेज कंप्लीट कर गए हैं या नया पेज नीचे नीचे इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली एजेक्स की कॉल्स होती हैं जो कि ये कंप्लीट कर रही होती हैं टास्क। Example of applications using Ajax is Gmail, Google Map, YouTube और Facebook के टैब्स। ईमेल, जीमेल किस तरह से कि आपको नई ईमेल्स आती हैं तो एजेक्स क्या करता है, जब भी ईमेल नहीं आती तो आपको पुश कर देता है आपकी विंडो के अंदर, आपको नजर आना शुरू हो जाती है, विदाउट आप रिफ्रेश किए नई ईमेल्स को देख सकते हैं। इसी तरह गूगल मैप के ऊपर जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहा होता है कि नया डाटा जिस मैप के ऊपर आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं वो लोड कर रहा होता है साथ साथ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो पेज रिफ्रेश हो रहा हो, आप सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और आपको नया मैप जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। आप जिस एरिया में मूव करते हैं उस एरिया का मैप जो है ना लोड होता है और आपको डिस्प्ले होता है। इसी तरह यूट्यूब और फेसबुक का भी एग्जांपल अभी मैंने आपको दी। यूट्यूब के भी नई वीडियोस आप देखेंगे, एक कंटिन्यूसली 10-15 मिनट की वीडियो आप देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे जो रिलेटेड वीडियोस की टैब होती है या साइड बार होती है वो बेसिकली अपडेट हो रही होती है कुछ कुछ देर बाद, ठीक है। तो यूट्यूब भी इसी तरह से एजेक्स कॉल्स को यूज करता है, ठीक है। तो एजेक्स क्या है, बेसिकली एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है और एक्सएमएल का एक मिक्सचर है, ठीक है। द jQuery लोड ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। जब भी आप स्मॉल ब्रैकेट्स देखेंगे किसी भी वर्ड के साथ तो वो एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो द jQuery लोड मेथड इज अ सिंपल but powerful ajax method. The load method, it loads data from the server and puts the returned data into the selected element, ठीक है। ये लोड करता है सर्वर से डाटा और रिटर्न करता है इन अ सिलेक्टेड एलिमेंट, एक जो सिलेक्टेड एलिमेंट होता है उसके अंदर उसको फीड कर देता है, उसको उसमें रिटर्न कर देता है उस, ठीक है। कैसे, आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, आपका जो भी सिलेक्टर है, फॉर एग्जांपल पी टैग है या बॉडी है या कुछ भी है, आपने जिसको सिलेक्ट किया हुआ है, आप लोड का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, साथ बता रहे हैं यूआरएल जहां से आपने डाटा लेके आना है, ठीक है, और क्या डाटा लेके आना है उस यूआरएल से। और कॉल बैक फंक्शन ये बताएगा कि जो फंक्शन इस डाटा को लाने के बाद क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। द रिक्वायर्ड यूआरएल पैरामीटर्स स्पेसिफाई द यूआरएल यू विश टू लोड, ठीक है। यहाँ पे आप यूआरएल बताते हैं जिसको आपने लोड करना होता है। फिर ये ऑप्शनल डाटा पैरामीटर है, ये जो डाटा है ना ये ऑप्शनल है, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं कि आप उस पेज में से क्या स्पेसिफिकली कौन सी ऐसी चीज है जो कि लोड करना चाहते हैं।
ठीक है। और कॉल बैक भी ऑप्शनल है। इसमें आप ये बताते हैं कि ये लोड का फंक्शन जब रन हो जाए उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने एक चीज़ को लोड करवाने के बाद कोई नया एक्शन परफॉर्म करना हो, तो आप उसमें इसका मेथड जो है ना डिफाइन कर देते हैं। कॉल बैक में भी मेथड कोई और आपने बनाया हो तो आप उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो लोड का मेथड क्या करता है, बेसिकली आप यूआरएल बताते हैं और साथ में डाटा बताते हैं, क्या इस यूआरएल से डाटा लेके आना है, और जब ये लोड कर दे उसके बाद क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम अपने पेज की तरफ जाते हैं, अपने कोड के पार्ट जाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से हम जे क्वेरी को इंक्लूड कर सकते हैं हमारे एचटीएमएल के अंदर। और हम बेसिकली यूज़ करेंगे सीडीएन क्वेरी को, ठीक है। एक सादा सा पेज डिज़ाइन करते हैं आज के लिए। ये मैंने एक नई फाइल बनाई है एचटीएमएल की, और इसमें हम डिफाइन कर देंगे हमारी सीडीएन। इसमें ये लास्ट हेड और फर्स्ट हेड नहीं आएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट हमारा, उसको नाम दे देते हैं वीक 7, ठीक है। सेव करते हैं। अच्छा, इस स्क्रिप्ट को इंक्लूड करने के बाद आपको विजिबल कुछ नहीं होगा, सिंपली आपके पास एक लाइब्रेरी आ जाएगी, ठीक है। इसको सेव करें। अच्छा जी, हम एक पैराग्राफ डिफाइन करते हैं, पी टैग, जिसमें हम लिखते हैं दिस इज, ठीक है। उसकी सीएसएस डिफाइन कर देते हैं हेड में। अच्छा, आप सबके लिए लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि हम दोनों लेक्चर्स को किस तरह से अटेम्प्ट करवा सकते हैं। तो हमारे पास कोई फिजिबल स्लॉट अवेलेबल नहीं हुई कि हम इसको शिफ्ट कर लें सेकंड वाले को, लेकिन हम इस तरह से करेंगे करेंगे दोनों लेक्चर आज ही, और दोनों लेक्चर्स के दरमियान में 15 मिनट की ब्रेक रख लेंगे। तो होपफुली 9 बजे से 10:30 बजे तक आपका पहला लेक्चर है, तो 10:30 बजे तक हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर 15 मिनट की ब्रेक के बाद हम जो है 11:15 के करीब दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी पैटर्न को हम यूज़ करेंगे, ये हर वीक में दोनों लेक्चर्स के दरम्यान में 15 मिनट की ब्रेक देंगे। वो इसी तरह से होगी, हो सकता है कि पहले लेक्चर से कुछ मिनट्स हों, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा लेट आते हैं 9 बजे से। अदरवाइज मैं कोशिश किया करूँगा कि 9:10 तक जो है ना लेक्चर स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि आपको पहले लेक्चर से कुछ टाइम अवेलेबल हो जाए और दूसरे लेक्चर के स्टार्ट में थोड़ी सा टाइम अवेलेबल हो जाए, और 15 मिनट उनके दरम्यान में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि हमारी कॉल्स भी 40-40 मिनट्स की होती हैं, तो आपके पास 10 मिनट का जो स्पेस है ना कॉल्स के दरमियान में ही निकल आती है। अच्छा, हम इसको स्टाइल करते हैं पी टैग।
ये आपकी फाइल है जो आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक पैराग्राफ डिफाइन किया और उसके ऊपर आप फर्दर क्या है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ये वाला सेशन ख़त्म होने वाला है और नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि हम इसके ऊपर किस तरह से jQuery के फर्दर टास्क जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने अपने jQuery के कोड को करेंगे हम, और सॉरी इसके अंदर